शिक्षा का बड़ा महत्व है। प्राचीन काल में एक समय ऐसा था जब शिक्षा का कोई मूल्य नहीं था, लोग शिक्षा पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। हम सब जानते हैं कन्याओं को उतना ही पढ़ाया जाता था जितना उनके लायक हो। दो चार अक्षर सीख लिए ठीक है, नाम लिखना सीख लिया ठीक है, किताब पढ़नी सीख ली ठीक है, इतना बहुत है। ज़्यादा पढ़ा देने से कहते थे ज़्यादा पढ़ लिख लेगी तो समस्या हो जाएगी, ज़्यादा अकल बताने लगेगी, या फिर उसे गोबर उठाने में शर्म आने लगेगी, या खाना बनाने में शर्म आएगी, या फिर हो सकता है पति के और ससुराल वालों के साथ ज़्यादा बहस करे, इसलिए भी नहीं पढ़ाते थे, डर के कारण भी नहीं पढ़ाते थे। और पुरुषों में भी इस बात का ध्यान रखा जाता था कि किसे क्या करना है। अब किसी को खेती करनी है तो न भी पढ़े तो भी काम चल जाएगा, किसी को मजदूरी करनी है तो माता पिता ही कहते थे पढ़ लिख कर करेगा क्या, तुझे तो मजदूरी ही करनी है, तो इससे आगे बढ़ ही नहीं सकता है। तो बात यह थी कि समूचे समाज में शिक्षा के प्रति वो रुझान नहीं था, लेकिन आज हम सामान्य रूप से देखते हैं कि शिक्षा के प्रति लोगों में एक बहुत गहरा रुझान देखने में आता है। आज इस देश के प्रबुद्ध प्रतिष्ठित संस्थानों पर कन्याएं शासन कर रही हैं। कन्याएं न केवल इस देश की प्रधानमंत्राणी रह चुकी हैं, अनेक राज्यों में मुख्यमंत्राणी रह चुकी हैं, अपितु वे साइंटिस्ट हैं, पायलट हैं और बहुत सारा काम कर रही हैं। अच्छा, लड़कों को पढ़ाने की तरफ भी रुझान बहुत ज्यादा है। माता पिता आज जीवन में सोचते हैं कि सबसे जरूरी अगर कोई चीज है तो वो शिक्षा है, लेकिन अभी एक बड़ी समस्या खड़ी होती है, जानते हो वो क्या है? कि आप बच्चों को शिक्षा पढ़ने के लिए कहां भेजते हो? ऐसे मत देखो, बोला करो, भाषण नहीं देता, मैं बात करता हूं। कहां भेजते हैं? हिंदी में बोलो, कहां भेजते हैं? विद्यालय। कहां भेजते हैं? अच्छा, प्राप्त करने जा रहा है शिक्षा, लेने जा रहा है शिक्षा, लेकिन कहां? विद्यालय में। अच्छा, विद्यालय में जो शब्द आता है जिससे वो संस्थान बनता है वो है विद्या। तो अब दो शब्द हो गए, एक शिक्षा और दूसरा विद्या। तो प्राप्त तो शिक्षा करनी थी, तो विद्या वाले आलय में क्यों गया? भाई प्राप्त तो शिक्षा करनी थी तो विद्या के आलय में क्यों गया, शिक्षालय में क्यों नहीं गया? फिर इस स्कूल का नाम विद्यालय क्यों कहा जाता है, शिक्षालय क्यों नहीं कहा जाता, जबकि शिक्षा मिलती है? अच्छा, क्या शिक्षा और विद्या में कोई अंतर है कि नहीं है? माताओं, विद्या और शिक्षा में कोई अंतर है कि नहीं है? अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं है, कुछ कह रहे हैं असमंजस है, पता नहीं क्या। पर विद्यालय में जाकर देखो तो विद्यालय पर लिखा होता है शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। नाम विद्यालय और आइए शिक्षा लेने के लिए। काहे भाई, विद्या लेने के लिए क्यों ना आए? तो असल बात यह है कि विद्या और शिक्षा को आजकल समानार्थी शब्द माना जाता है। दोनों को यही माना जाता है कि शिक्षा और विद्या एक ही है, तब ये भ्रांति उत्पन्न हो गई है। आओ इसे समझने की कोशिश करते हैं कि शिक्षा और विद्या बेसिकली हैं क्या। देखो जी, शिक्षा शब्द का सामान्य अर्थ आपकी और मेरी भाषा में, जो हम गांव समाज में बात करते हैं, शिक्षा को आम भाषा में कहते हैं सीख। क्या कहते हैं? सीखना। सीखना मतलब शिक्षा। शिक्षा जिस धातु से निष्पन्न होता है और जो उसके अर्थ निष्पत्ति होती है वो भी सीखने के अर्थ ही होती है। जो कुछ भी हम सीखेंगे वो शिक्षा के अंतर्गत आएगा। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, सीखा अच्छा भी जा सकता है और बुरा भी जा सकता है। अच्छी चीजें भी सीखी जा सकती हैं और बुरी चीजें भी सीखी जा सकती हैं। प्रणाम करना भी सीखा जा सकता है और जेब काटना भी। तो शिक्षा दोनों तरह की हो गई। शिक्षा अच्छी भी है और शिक्षा बुरी भी। अभी ध्यान से सुनो, विद्या किसे कहते हैं? शिक्षा और विद्या में क्या अंतर है? शिक्षा किसे कहते हैं और विद्या किसे कहते हैं? शिक्षा केवल इतना मात्र है कि आप शब्द को जान लो। अभी मैं आदरणीय राम सिंह जी के पास बैठा था तो वो अंग्रेजी के अच्छे विद्वान हैं। मैं कई साल पहले भरतपुर आया था, मैं भरतपुर को भूल गया और भरतपुर मुझे भूल गया, मेरे भी याद नहीं मैं भरतपुर आया था।
तो मैं जब भरतपुर आया था तो उस समय, लेकिन कुछ चीजें मुझे याद हैं। मैं भरतपुर आया था तो अंग्रेजी में मैंने एक ऐसा शब्द प्रयोग कर दिया था जो शब्द का अर्थ अश्लील बनता था, जबकि वो गायन के लिए था। तो उन्होंने मुझे करेक्ट किया था कि ये शब्द का जो प्रोनंसिएशन है, आपका फोनेशन है, वो ठीक नहीं है, इसे ठीक कीजिए। तो मैं उनसे बात कर रहा था तो वो बता रहे थे कि अंग्रेजी के बारे में हम कैसे काम करते हैं और पूरे विश्वविद्यालयों आदि में घूम के कैसे काम करते हैं। लेकिन बंधुओं, भाषा हमें केवल रास्ता दे सकती है, भाषा हमें कुछ बना नहीं सकती। शिक्षा इतनी ही है कि आप उसके माध्यम से अपने भाव को दूसरे तक पहुंचाना सीख जाओ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं तो भैया अंग्रेजी की तो कथा क्या कहें। अब ये तो वो जानेंगे जो पूरी इटिमोलॉजी जानते हैं कि भाई डीओ डू होता है, टीओ टू होता है, तो जीओ गो क्यों होता है, ये तो वो जानेंगे। जब हम SCHOOL बोलते हैं स्कूल, SCH को हमने कहा स्कूल, यानी CH ने या क की आवाज दी। लेकिन इसी SCHEDULE जब हम बोलते हैं तो उसे शेड्यूल बोलते हैं। अब ये CH श कैसे हो गया पता नहीं। अच्छा, शिक्षा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अरे बोल पड़ो। एजुकेशन स्पेलिंग क्या है? EDUCATION, एडुकेशन है। एजुकेशन किधर से आया? अच्छा, ये DU का जू कैसे हो जाता है मुझे नहीं पता, वो जाने अंग्रेजी वाले। अपना संस्कृत का काम है, अपन वृद्धि राधे इसमें खुश हैं भैया। हमारे यहाँ चीजें बदलती नहीं है, जैसी हैं वैसी रहती है। वो जैसा लिखा जाता है वैसा पढ़ा जाता है, वैसा बोला जाता है, कोई अंतर नहीं होता संस्कृत में। शिक्षा बस इतने तक सीमित है कि शब्द क्या कहता है, किस तरह कहता है, लेकिन इस शिक्षा के बियॉन्ड जो चीज है उसे हम विद्या कहते हैं। विद्या क्या है? तो सामान्यतः लोग विद्या को भी शिक्षा ही समझ लेते हैं। लेकिन जानते हो, एक बार मैं एक विद्यालय में गया, बहुत बड़ा विद्यालय था, उनका बहुत बड़ा संगठन चलता है। इतना बड़ा संगठन है कि पूरे देश में वो सबसे बड़ा संगठन है, और उनकी सरकारें चलती हैं इस देश में, नाम नहीं लूंगा मैं, है। तो वहां मैं गया, 7 दिन का शिविर लगा। तो 7 दिन के शिविर में, विद्यालय का नाम था विद्या मंदिर, है। 7 दिन के शिविर में उन्होंने जब बाद में कुछ लोगों को छांटा, चयन किया कि आप कुछ कहेंगे शिविर के बारे में, तो मेरा भी चयन कर लिया। हालांकि मेरी उम्र कम थी, लेकिन चयन कर लिया। तो मैं गया, उन्होंने कहा जी कुछ कहो। मैंने कहा भाई मुझे तो 7 दिन में कुछ समझ में नहीं आया। शाम को खेल बहुत अच्छा होता था, और जो तीसरे पैर तुम आम का पन्ना बनाते थे वो गजब का था। दाल में दाल नहीं थी, रोटी बहुत मोटी थी। इसके अलावा शिविर में मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और मैंने कहा तुम 700-800 लोग बैठे हो, तुम्हारी कुछ समझ में आया हो तो बताओ। मैंने कहा ये बताओ विद्या किसे कहते हैं? आप आश्चर्य करोगे, उनमें से एक जन खड़ा होकर नहीं बता पाया कि विद्या किसे कहते हैं। अब इससे भी बड़ा आश्चर्य सुनो, उनमें से हर एक की छाती पर बैज लगा था, और उस बैज पर लिखा था सा विद्या या विमुक्त है। हर एक की छाती पर बैज लगा था, उस पर लिखा था सा विद्या या विमुक्त है। जो बंधनों से छुड़ा दे उसका नाम क्या है? विद्या है। विद्या उसे कहते हैं जो संसार के बंधनों से मुक्ति दे दे। व्यक्ति संसार के बंधनों में बंधा रहता है, पता नहीं होता। आदमी बड़े विद्वान होते लेकिन बंधन छूटते नहीं है। जानते हो, हमारे यहाँ एक वैद्य जी थे, पंडित लक्ष्मी चंद जी। तो उनके घर से उनकी बेटी आ गई, बेटी के साथ उसके बच्चे भी आए। तो वो जो नाती था वो जीने पर ऊपर खड़ा था। पंडित जी अपने 2-3 पोतों को लेकर तैयार खड़े थे मेले में जाने के लिए। अब वो जो नाती था वो घुटनों के बल चलता था। बंधन बता रहा हूं, बंधन कैसे पकड़ता है आदमी को। तो उन्होंने नीचे से अपने नाती को आवाज देकर कहा, आजा मेरा बेटा, तुझे मेले में लेके जाऊंगा। छोटा बच्चा, उसे कहां बातें समझ में आ रही, घुटनों के बल चलता है। तो बालक थोड़ी देर उनकी तरफ देखता रहा। वो ललचाते हुए कहते रहे, आजा बेटा मेले में चलेंगे, आजा मेरा बेटा मेले में चलेंगे। लेकिन बच्चे का मूड बदला, उसने दूसरी तरफ मुंह किया और एक कदम दूसरी तरफ बढ़ा दिया। पंडित जी को क्रोध आ गया, बोले मर नालायक, जैसों का है वैसा ही रहेगा। दुष्ट है तेरा बाप, दुष्ट तेरा दादा दुष्ट, ऐसा ही रहेगा। गुस्सा आ गया उस पर, क्यों मेरी तरफ क्यों नहीं देखा। इतने में इस तेज आवाज को सुनकर बालक ने फिर नाना की तरफ देखा। जैसे ही देखा बोले, आजा मेरा बेटा सबसे अच्छा बेटा। अभी तो गाली दे रहे थे, अभी फिर से लाड़ उठाया।
ये बंधन ऐसे बांध लेता है व्यक्ति को संसार में कि हम चाहते हुए भी इस बंधन को छोड़ नहीं पाते। आदमी जब शमशान में जाता है, माताएं तो नहीं जाती, वैसे आजकल तो जाने लगी है कुछ कुछ। शमशान में जब जाता है और जलते हुए आदमी को देखता है, उसका शव जल रहा होता है, तो सोचता अरे बाप रे क्या जीवन है। कल ही तो सुबह मेरे साथ खड़ा हुआ बात कर रहा था, शाम ही तो हमने बैठकर चाय पी है, अभी ये मर गया, इसे जला दिया गया। संसार तो पानी का बुलबुला है जी, इसमें इच्छा रखने का कोई लाभ नहीं। बिल्कुल ऐसा भाव उठता है जैसे संसार में कुछ नहीं रखा। और जब शमशान से लौटता है तो इसी भाव में लौटता है कि अब तो ईश्वर का भजन करूंगा, इस संसार में कुछ नहीं रखा, पानी का बुलबुला है। लेकिन जब घर पहुंचता है और उसकी पोती चीख मारकर उसकी गोदी में चढ़ जाती है, तो वो शमशान वैराग्य वहीं छूट जाता है। अब पोती के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं देता और उसकी कान फोड़ने वाली चीख भी इसे मधुर सुनाई देने लगती है। संसार दुखों से भरा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। यहाँ आदि दैविक दुख है, आदि भौतिक है, आध्यात्मिक है, यहाँ नाना प्रकार के दुख हैं। तुम जानते हो तुम्हारे आसपास जितने रिश्तेदार हैं, बंधु हैं, बांधव हैं, ये सब दुखी तो हैं। तुम्हें क्या लगता है माँ दुख सुख है? अरे माँ भी दुख है। एक दिन जब ये मर जाएगी फिर याद आकर दुखी करेगी, फिर इसकी स्मृति आया करेगी, और वो स्मृति भी एक तरह की वृत्ति है, वो भी दुख उत्पन्न करती है, वो व्यक्ति को बंधनों में बांधने वाली है। संसार में जो कुछ दिखता है सब बंधन में बांधने वाला है। बोलो हाँ के ना? रसगुल्ला बताओ बंधन में बांधता है कि नहीं? बांधता है। एक खा लिया एक और खाने की इच्छा है, एक और खा लिया एक और खाने की इच्छा है। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, थोड़ा सा है और थोड़े की जरूरत है। कितना चाहिए? मैंने मेरी बेटी से पूछा, मैंने कहा बेटा तुझे बड़ा धन लगा रहता है, तुझे कितना धन चाहिए? तो कहती है कि पिताजी सारी दौलत, सारी ताकत, सारी दुनिया पर हुकूमत, मैं ज्यादा नहीं मांगता। हर आदमी की इच्छा यह है कि अधिक से अधिक मिल जाए और इन्हीं बंधनों में फंसा रहता है। इन बंधनों को काटकर जीव को जो स्वतंत्र कर देता है और आनंद के सागर में डुबा देता है, उसका नाम विद्या है। उसका नाम क्या है? विद्या है। अब ध्यान से सुनो, शिक्षा और विद्या का परस्पर संबंध क्या है? शिक्षा वो साधन है जिस साधन पर बैठकर तुम विद्या तक पहुंच सकते हो। शिक्षा विद्या नहीं है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? शिक्षा पर बैठकर, शिक्षा स्कूटर है, कार है, ट्रेन है, प्लेन है। शिक्षा वो साधन है, व्हीकल है जिस पर बैठकर हम विद्या तक पहुंचते हैं। शिक्षा नहीं होगी तो विद्या तक नहीं पहुंच सकते। हमारे गुरुकुलों में छात्रों को व्याकरण पढ़ाया जाता है। बच्चे बैठे हैं, वृद्धि राधे चुण को गुणबद्धि न धातु लोपाट धातु के किंगिति च दीदी वे विटाम हलो नंता संयोग। ये क्या है? ये शिक्षा है, विद्या नहीं है, ये शिक्षा है। और ये शिक्षा जब व्यक्ति को वो नेत्र दे देती है जिस नेत्र से विद्या दिखना शुरू हो जाए, तब व्यक्ति विद्या को प्राप्त कर सकता है। विद्या संसार में केवल एक ही है और वो क्या है? वेद है, वेद है, वेद है। वेद के अलावा संसार में विद्या कुछ भी नहीं है। और इस वेद तक जो ढोकर तुम्हें ले जाए उसका नाम शिक्षा। उसका नाम क्या है? अच्छा, शिक्षा दो प्रकार की अभी बताया था, एक अच्छी शिक्षा और एक अच्छा। विद्या तक कौन सी लेकर जाएगी? अच्छी शिक्षा। कौन सी लेकर जाएगी? अब ये भी समझते हैं अच्छी शिक्षा और बुरी शिक्षा है क्या क्या, उसे समझने का यत्न करते हैं। उससे पहले अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक प्रश्न का उत्तर दो मेरे। चुप मत रहना, उत्तर देना। अभी 200, 300, 400 साल पहले तुम देखो, अरे कौन से 200, 300, 40, 50 साल पहले भी देखो, तो हमारे यहाँ इतनी कारें थी क्या जितनी कारें आजकल हैं? बोलो। बैलगाड़ी में चलते थे हैं? हमारे यहाँ उस क्षेत्र में झोटा बग्गी चलती थी, पता नहीं आपके यहाँ चलती थी कि नहीं। हमारे यहाँ बैलगाड़ी तो पूरे देश में चलती थी। और आजकल कैसे चलते हैं? कार में ठंडा गर्म करने वाली मशीन भी लगी है। गर्मियों में कार अंदर से ठंडा हो जाएगी और सर्दियों में कार अंदर से गर्म हो जाएगी। और कितनी तेज चलती है, और 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती हैं। अब तो बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बन गए हैं, उन पर तो बड़ी तेज दौड़ रही हैं गाड़ियां,
हैं? पहले तुम माताओं, अच्छा जो बेटियां बैठी हैं, माताओं में एक चीज अच्छी है कि यहाँ सब युवतियां बैठी हैं, सबके सिर काले हैं, किसी के सफेद बाल नहीं है। यह अच्छी बात है कि सब युवतियां, पुरुष सारे बूढ़े बैठे। अच्छा सिर काले हैं? नहीं, वैसे गृहस्थ को प्रसाधन इस्तेमाल करने का अधिकार होता, ठीक है। जो गृहस्थ है उसे प्रसाधन इस्तेमाल कर सकता है, उसमें कोई संशय नहीं, उसमें कोई समस्या नहीं, कर सकते हो आप। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो माताएं पुरानी बैठी हैं यहाँ, जिनकी आयु ठीक ठाक है, वो याद करो अपने घर सूचना भेजनी होती थी तो फोन करती थी, व्हाट्सएप मैसेज करती थी या चिट्ठी लिखती थी, हैं? चिट्ठी के भी फायदे थे। चिट्ठी 7 दिन में पहुंचती थी और उधर से जवाब आने में फिर 7 दिन यानी 14 दिन लग जाते। अब हुआ क्या कि यहाँ झगड़ा हो गया, सास का बहू के साथ झगड़ा हो गया और बहू को पूरा गुस्सा आ गया, बोले इनकी तो खाल खिंचवा दूंगी, ये जानती नहीं मेरे भाइयों को, मेरे बाप को। और पूरी जलती हुई चिट्ठी लिखी कि पिताजी माताजी ऐसी ऐसी हालत हो गई, भाई तुरंत दौड़ आओ, ये कर दूंगी वो कर दूंगी, परेशान कर रहे हैं। अब जा तो सकती नहीं क्योंकि इतनी तो गाड़ियां नहीं, वाहन नहीं। अब 7 दिन में चिट्ठी वहां पहुंची, तब तक तो इसकी सुलह भी हो गई, आराम से गाजर का हलवा बना के खा रही है। उधर से 7 दिन में उन्होंने चिट्ठी पढ़ी, गुस्सा आया उन्हें, अरे हमारी लड़की को परेशान कर दिया। उन्होंने चिट्ठी लिखी, बेटा बता दे तू क्या क्या बात है और फिर देख हम इनका क्या हाल करते हैं, तू एक बार सूचना भेज दे, अब की तार भेज देना, हम तुरंत आ जाएंगे। 7 दिन में चिट्ठी उधर से आई, 14 दिन में कौन बात कहां गई पता ही नहीं, खत्म हो गई। अब वो तार भेज दिए कि भैया अपने घर रहो, मैं तो आराम से रह रही हूं, तो पुरानी बात हो गई है। लेकिन अभी क्या होता है, अभी झगड़ा हुआ, फोन निकाला, आ जाओ, गाड़ी बाहर खड़ी है, आधे घंटे में घर सामान भर और चल। आपको पता है विवाहों में से 95% विवाह कोर्ट में चल रहे हैं। ये जो शादियां हैं इनमें से 95% शादियां अभी कोर्ट में चल रही हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है, सबसे बड़ा कारण है ये सूचना का तेजी से आदान प्रदान होना और हमारा जल्दी जल्दी इधर आना जाना। जल्दी जल्दी आता कोई नहीं है। पहले बैलगाड़ी से जाते थे, धीरे धीरे जाते थे, अब गाड़ी आ गई, लोग कहते हैं तेज चलते हैं, लेकिन जाम लग गया रास्ते में, 3 घंटे खड़ा रहा, जल्दी कहां गया? जल्दी तो अभी भी नहीं जा रहा। और तुम्हारे समाज की हालत ढीली कर दी है तो जल्दी क्या जाओगे? यहाँ ये समझने का यत्न करना, शिक्षा 2 प्रकार की है, शिक्षा अच्छी भी है और शिक्षा बुरी भी है। बुरी शिक्षा तुम्हें कभी भी विद्या तक लेकर नहीं जा सकती। और ये जो 100-150 साल पहले का समय है, इसमें और आज में अगर शिक्षा में अंतर देखोगे तो पाओगे पहले शिक्षा कम थी। बोलो हाँ के ना? शिक्षा कैसी थी? अच्छा, अब शिक्षा घटी का बढ़ी? शिक्षा टेक्नोलॉजी घटी के बढ़ी? बढ़ गई। ये कूलर थोड़ा था पहले, ये पंखे थोड़े थे पहले, यूं ही बैठते थे लोग, कहां फर्क पड़ता था? यूं ही पसीने में भीगे बैठे रहते, पसीना आता, हवा चलती तो कहते पसीना बड़ा मजा दे रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है। टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, पहले टेक्नोलॉजी कम थी। लोगों को लगता है शिक्षा बढ़ गई है, पहले शिक्षा कम थी। अच्छा आओ थोड़ा और पहले जाते, 1000-1500 साल पहले जान, और 1500 साल पहले देखते हैं कि भारत की शिक्षा क्या थी और वर्तमान शिक्षा क्या है। शिक्षा घटी के बढ़ी? बंधुओं अच्छा ये बताओ, दशमलव की वो माफ करना, गुरुत्वाकर्षण की खोज सबसे पहले किसने की? बताओ, नाम लो, किसने? हैं? न्यूटन ने। ये तो कुछ और नाम ले रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं न्यूटन ने खोज की। कैसे खोज की? कहते हैं पेड़ से सेब को किसने देखा था सबसे पहले टूटकर गिरते हुए? न्यूटन ने। अच्छा, न्यूटन के बाप का बाग था, उसने नहीं देखा? उसके बाबा का बाग था, उसकी 50 पीढ़ियां बीत गई, उनका बाग था, किसी ने सेब को पेड़ से टूटकर गिरते नहीं देखा। या फिर ऐसा होता होगा सब आंख बंद कर लेते होंगे, बोलना न्यूटन देखेगा, हमें नहीं देखना। ऐसा था क्या? अरे कौन न्यूटन? कैसा न्यूटन? ये बेचारा गरीब आदमी है, ये तो जेब कतरा है, इसने जेब काटी किसी और की। न्यूटन के पैदा होने से 700 साल पहले भारत में एक बड़े ज्योतिषाचार्य पैदा हुए जिनका नाम था आचार्य भास्कर। दुनिया उन्हें भास्कराचार्य के नाम से जानती है।
दशमलव के 16 अंकों तक गुरुत्वाकर्षण के मान की खोज की, दशमलव के 16 अंकों तक। विचार करके देखो, आज तुम्हारे पास दशमलव के 16 अंकों तक का मान नहीं है, लेकिन उन्होंने खोज की। और बंधुओं, उन्हीं के आसपास के काल में पैदा हुए आचार्य आर्यभट्ट, जिन्होंने सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, मंगल की कितनी, बुध की कितनी, इस दूरी का ठीक ठीक मान बताया। उन्होंने बताया कि सूर्य से बुध 0.375 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर है। उन्होंने ये बताया तो आजकल के वैज्ञानिकों ने प्रयास पूर्वक जब अपने कंप्यूटर कैलकुलेटर्स बना लिए तो उन्होंने जो कैलकुलेशन की वो अलग आई। कहने लगे भाई आर्यभट्ट का मान गलत है, हमारा कंप्यूटर तो मान कुछ और बता रहा है। ठीक है भाई, गलत होगा मान। इनके कंप्यूटर अपडेट हुए, नए कंप्यूटर आए, मशीनें और अच्छी हुई तो ये इनका मान बदल गया। लेकिन अब की बार इनका बताया हुआ मान आर्यभट्ट के मान के नजदीक आ गया। और जब तीसरी बार इन्होंने अपडेट किया तो इनका मान बिल्कुल आर्यभट्ट के मान के नजदीक आ गया। अब बोलो सच्चा मान किसका था? किसका मान सच्चा था? दुनिया को दशमलव देने वाला भारत, दुनिया को प्राकृतिक नंबर्स देने वाला भारत। लोग केवल टेक्स्ट में नंबर्स को लिखते थे, किसी के पास अंक लिखने की विधियां नहीं थी। दुनिया को शून्य देने वाला भारत। दुनिया में गणित में कितनी उन्नति की है इसकी कल्पना करके देखो। 10 साल की बेटी लीलावती विधवा हो गई आचार्य भास्कर की, और विधवा हो गई तो दुनिया ने कहा तेरा वंश डूब जाएगा, तेरी तो बेटी विधवा हो गई, एक ही बेटी थी। तब आचार्य भास्कर ने अपनी पुत्री को गणित पढ़ाना प्रारंभ किया। और बंधुओं, जो कुछ लीलावती को पढ़ाते जाते उसे लिखते जाते और एक मोटी पुस्तक तैयार हुई जो कैलकुलस की पुस्तकों में सबसे माननीय पुस्तक मानी जाती है। उन्होंने अपनी इस पुस्तक का नाम अपनी बेटी के नाम पर लीलावती रखा। लीलावती आज भी दुनिया के एस्ट्रो मैथमेटिक्स में काम करने वाली, खगोल शास्त्र में काम करने वाली सबसे बड़ी संस्था नासा की लाइब्रेरी में माननीय गणित के ग्रंथों में स्थान पाती है। उनकी पुत्री मां लीलावती ने गणित के 12 ग्रंथ लिखे, 12 ग्रंथ, जिनमें ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, एस्ट्रो मैथमेटिक्स और डायनेमिक्स, इन मैथमेटिक्स पर उन्होंने काम किया। और ये मैथमेटिक्स आज भी, मां लीलावती की ये 12 पुस्तकें आज भी दुनिया के लिए रहस्य हैं। दुनिया के गणितज्ञ आज भी इनके सामने मूर्ख बनकर घूमते हैं। एक लीलावती आचार्य भास्कर आर्यभट्ट की बात नहीं कर रहा हूं। आर्यभट्ट प्रथम ने पाई का मान दिया 22/7 और आर्यभट्ट द्वितीय ने पाई का मान दिया 3.1416। पाई के दोनों मान संसार को देने वाले भारतीय थे दोनों। ये तो केवल गणित की बात मैंने की। अभी बहुत चर्चा कर सकता हूं, मेरी गणित में रुचि बहुत है, मैंने गणित पढ़ा बहुत है, मुझे गणित में आनंद बहुत आता है। मैं गणित पर बहुत चर्चा कर सकता हूं, लेकिन आपको बोझिल लगेगा। अगर मैं मैट्रिक्स पर जाऊंगा, अलजेब्रा पर जाऊंगा और उनके गूढ़ सिद्धांतों पर चर्चा करूंगा, मैं इंटीग्रेशन की चर्चा, इंटीग्रल की चर्चा करूंगा, तो आपको बहुत बोझिल लगेगा। इसलिए मोटा मोटा समझो, ये तो गणित के बारे में बताया। चिकित्सा विज्ञान, आपने 2 डॉक्टर्स के नाम सुने भारत में, आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत। नाम सुने? आचार्य चरक फिजिशियन थे और आचार्य सुश्रुत सर्जन थे। आज भी सुश्रुत की सुश्रुत संहिता और चरक की चरक संहिता मौजूद है। आज भी आचार्य सुश्रुत की संहिता और उनकी पुस्तकें उठाकर पढ़ो तो आपको पता चलेगा सैकड़ों से ज्यादा छोटी बड़ी सर्जरीज का उल्लेख है और सैकड़ों से ज्यादा सर्जरी के यंत्रों का उल्लेख है। माइनर सर्जरीज, मेजर सर्जरीज सब उपलब्ध है। ये सब उन्होंने अपनी पुस्तकों में लिख रखा है और आज भी दुनिया के लिए आश्चर्यचकित कर देने वाला है। बंधुओं, न केवल मेडिकल साइंस, न केवल मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी भारत ने महान उपलब्धियां छुई हैं। आपने श्री राम जी का नाम सुना है कि नहीं सुना है? 14 साल के लिए कहां गए? वनवास। 13 साल वन में बिताए और 14वें साल लड़ाई हो गई किसके साथ? अरे रावण को यूं ही था कि रावण कह दिया, दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा रावण, उसके साथ झगड़ा हो गया। अच्छा ये बताओ, ऐसी स्थिति जैसे आज भूटान का झगड़ा, अकेले थे राम जी, सेना थोड़ा ले हुए होते अपनी, उनके पिता की संपत्ति थोड़े पीछे खड़ी थी। जंगल में अकेले 2 भाई थे,
जंगल में अकेले दो भाइयों ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजा के साथ लड़ाई कर ली, लड़ाई हो गई। ये ऐसा झगड़ा है जैसे भूटान का झगड़ा अमेरिका के साथ हो जाए। भूटान बचेगा कि मरेगा? मरेगा। अभी पिछले दिनों पाकिस्तान का भारत के साथ हो गया था। हालांकि वो शोर तो बहुत मचा रहे हैं कि हम जीत गए, हम जीत गए, लेकिन भारत से कोई कहे कुछ नहीं रहा, हंस सब रहे हैं। सबको पता है जीत हार में क्या हुआ है। हम तो ये कह रहे हैं हाँ हाँ भैया तू ही जीत गया, तू ही जीत गया, बस तू मरने से बच जाओ और कुछ नहीं। अब आगे ऐसी गलती मत करना कि तुझे फिर जीतना पड़े। अगर एक और बार इसी तरह जीत गया तो अब नहीं बचेगा। सोचो कि श्री राम जी अकेले थे अपने भाई के साथ और उनका झगड़ा हो गया दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजा के साथ, और राजा कहां बैठा था? हैं? हाँ, वैसे आजकल दुनिया बदल गई है, दुनिया बदल गई ना, क्यों माताओ? श्री राम को तो लोग आजकल राम कहते हैं और लंका को क्या कहते हैं? श्रीलंका। हालांकि श्रीलंका बनेगा नहीं, व्याकरण के दृष्टिकोण से तो श्रीमती लंका होना चाहिए, लेकिन वो श्रीलंका कहते हैं।